मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सभी अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। हवेली के बाहर बैठा झबरा कुत्ता एकाएक भौंकने लगा। जब कुत्ते ने भौंकना बंद किया तो आलोक सिंह ने खिड़की का दरवाजा खोलकर अंधेरे में बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने टॉर्च निकाली और जलाकर बाहर की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने पंकज खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी हालत हत्या के बाद थी। आंख और जुबान बाहर को निकले हुए और नाक से खून रिस रहा था। आलोक की जोरदार चीख निकल गई। ठाकुर और रुक्मणी भी आलोक के रूम की तरफ भागे। आलोक, आलोक, क्या हुआ बेटा? आलोक कुछ नहीं कहता, परंतु उसने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। त्रिलोकीनाथ और रुक्मणी सामने देखते हैं, परंतु उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, माँ वहां, माँ वह जिंदा है। आलोक पसीने से भीग गया था। कौन जिंदा है? त्रिलोकीनाथ गुस्से से चिल्लाए। पंकज पंडित। पापा, वह मुझे मार देगा, वह मुझे मार देगा। आलोक पागलों जैसे चीखने लगा। उसको पागलों जैसे चीखते देखकर त्रिलोकीनाथ ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। आलोक रोने लगा। पापा बचा लो मुझे। त्रिलोकीनाथ बोले। मूर्ख, क्षत्रिय होकर रोता है। जरूर कोई डरावना सपना देखा है तुमने। हवेली के बाहर पहरा होता है, कोई परिंदा भी रात को पर नहीं मार सकता। रहा बात भूत का, तो आज के पहले तुमने कितने लोगों को मारकर कोठी के पीछे गाड़ दिया है। कोई नहीं बना भूत, तो वह पिद्दी से दिखने वाले पंडित तेरा क्या बिगाड़ लेगा? ठाकुर, पंकज एक आम लड़का नहीं बल्कि एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण अकाल मृत्यु के पश्चात और भी खतरनाक हो जाता है। तुमने ब्रह्म हत्या किया है ठाकुर, ब्रह्म हत्या। रुक्मणी सिंह चिंगाड़ मार कर रोने लगी। बाहर शोर सुनकर तीनों का ध्यान बाहर की तरफ जाता है। दो गेट कीपर टॉर्च लिए बाहर मालिक मालिक चिल्ला रहे थे। ठाकुर की तंद्रा भंग हुई और डांट कर बोले, क्या हुआ सूबा सिंह? क्यों पागल हुए जा रहे हो? क्या बात है? मालिक हवेली से चीखने की आवाज सुनकर भागे आ रहे हैं। कुछ हुआ तो नहीं मालिक? सूबा सिंह बोला। कुछ नहीं हुआ। कोई बाहर से हवेली के अंदर तो नहीं आया? नहीं मालिक, कोई नहीं आया। अच्छा, जाओ गेट पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है मालिक, शोभा सिंह अदब से बोला और वापस लौट गया। शोभा सिंह ठाकुर का पुराना नौकर था, जबकि किशोर सिंह ठाकुर का नया नौकर। सुबह भाई, एक बात बोलूं? हाँ बोल। शोभा सिंह किशोर की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए बोला। मुझे यह ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमय दिखता है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या गड़बड़ है? देखो, अभी हवेली में चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी और ठाकुर बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ। अपने काम से काम रखो किशोर, ठाकुर के अंदरूनी जिंदगी में मत झांको, सुखी रहोगे। कहते हुए सूबा सिंह गेट की तरफ तेजी से लपकने लगा। किशोर भी पीछे चल दिया। थोड़े दूर जाकर सूबा सिंह रुक गया। अरे, वह गेट के सामने क्या है? सूबा सिंह ने गेट की ओर इशारा किया। कोई घोड़ा दिख रहा है वहां। तुमने गेट बंद नहीं किया तो अंदर आ गया है। किशोर दौड़कर काले घोड़े को हाँक कर गेट से बाहर करने लगा। घोड़ा भी घबरा कर पीछे की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन लंगड़ा होने के कारण वह तेजी से चल नहीं पा रहा था। अरे, यह तो लंगड़ा है बेचारा, शोभा सिंह दया भाव से बोला। किसी इक्के का बूढ़ा घोड़ा है। मालिक काम निकलने के बाद मरने को छोड़ दिया बेचारे को। हाँ, ऐसा ही लगता है। हट, हट, हट। किशोर घोड़े को हाँकने लगा। रहने दे किशोर, अंदर हरी घास है, चल लेने दे, अपना क्या जाता है। सुबह सुबह गेट से बाहर कर देंगे। सुबह सिंह ने अपनी राय रखी।
ठीक है सुबह, चरने दो इसे, देखो सचमुच कितना दुबला हो गया है। दोनों घोड़ों को छोड़कर गेट पर आ गए। गेट पर बैठकर कुछ देर लंगड़े घोड़े को देखते रहे, फिर तंबाकू खाते हुए बात करने में मशगूल हो गए। घोड़ा उनको याद नहीं रहा, उनको नींद की झपकी सी आने लगी। घोड़ा घास चरते हुए धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। राधा, राधा, आ। राधा चौंक कर सुमन पंडित की ओर देखने लगी। पुत्र विषय की पीड़ा उसके आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे शाह घेरे नजर आने लगे थे। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया तुमने, अब तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सुमन पंडित का भर्राया हुआ आवाज। राधा कुछ नहीं बोली। उसने एक दृष्टि पंडित पर डाली और उसकी आंखों से आंसू छलक कर गालों तक तर करने लगे। पंडित को राधा की हालत देखी नहीं गई। उनको मालूम था यदि वे कुछ देर और रुके तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे, अतः उठकर झोपड़ी से बाहर निकल गए। समन पंडित खुद में खोए हुए चलते चलते गांव से बाहर निकल गए। वे चारों ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उनको यकीन था उनका लड़का अभी दिख जाएगा। बस उनकी निगाहें पास की झाड़ियों पर जा टिकी और उनके मुख से चीख निकल गई। पंकज के एक पांव का चप्पल उनको दिखाई दिया। पंडित दौड़कर झाड़ियों के पास पहुंचे और चप्पल उठाकर देखने लगे। चप्पल उनके लड़के पंकज का ही था। अनिष्ट की आशंका से उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहीं पंकज पर कोई हमला तो नहीं हुआ। आगे उनको जमीन पर घसीटने के निशान भी दिखाई देने लगा। वे निशान के पीछे पीछे चलने लगे। पंडित को एक स्थान पर रक्त का निशान दिखाई दिया। हे भगवान, कहीं यह रक्त मेरे पंकज का तो नहीं। समन पंडित के शरीर ने ठंडा पसीना उगल दिया। पैरों ने शरीर का भार उठाने से मना कर दिया और वह सिर थाम कर धम से जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद वे उठकर जाने लगे। अब उन्होंने पुलिस से मदद लेने का फैसला कर लिया था। शालिनी निर्जीव से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह अभी भी पंकज के कत्ल को भूली नहीं थी। बार बार पंकज का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता। किसी के आने की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया था। शालिनी, जो चला गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। चल बेटी, कुछ खा पी लो। नहीं मां, मुझे भूख नहीं। शालिनी की मां जानती थी कि शालिनी स्वभाव की जिद्दी है और यदि उसने ना बोल दिया है तो हाँ नहीं कहेगी। उन्होंने वहां से वापस जाना ही ठीक समझा। रुक्मणी के जाने के पश्चात शालिनी उठी और खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर देखने लगी। कितने दिनों के बाद वह खिड़की के पास आई थी। शरीर थकान से टूट रहा था। दूर दूर तक खेत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यूं कहें तो जहां तक नजर जाए वहां तक ठाकुर की प्रॉपर्टी थी। शालिनी का मन ना जाने क्यों घबराने लगा। जिस प्रॉपर्टी पर ठाकुर घमंड करते थे उस प्रॉपर्टी को आज उनकी बेटी देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। उसने खिड़की पर लगे पर्दे को खींचकर बंद करने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी दृष्टि खिड़की के पास घास चर रहे काले घोड़े पर पड़ी। शालिनी हैरान रह गई। यह घोड़ा कोठी के अंदर कैसे पहुंचा, जबकि बाहर गेट पर 24 घंटे रखवाली होती है। उत्सुकतावश वह घोड़े को गौर से देखने लगी। घोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जहां घोड़ा चल रहा था वहीं पास में मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे वहां गड्ढा खोद कर पुनः मिट्टी पाटी गई हो। शालिनी का मन विचलित होने लगा। हो न हो पंकज की लाश को यहीं दफनाया गया हो, क्योंकि शालिनी को पंकज पंडित के हत्या के बाद कुछ होश नहीं था। घास चरते हुए घोड़े ने एक दृष्टि शालिनी पर डाली और वहां से जाने लगा। शालिनी एकटक उसे जाते हुए देखती रही। उसको घोड़े पर तरस आ रहा था। घोड़ा चलते हुए शालिनी के नजरों से ओझल हो गया।
सूरज अस्त हो चुका था और अंधेरा पैर पसारने लगा था। शालिनी ने खिड़की का पर्दा बंद किया और वापस मुड़ी। उसको लगा जैसे उसके अतिरिक्त भी कोई रूम के अंदर है, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा था। उसने दरवाजा चेक किया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने पूरे रूम की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लौट कर शालिनी बेड पर धीरे से बैठ गई और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। आंसुओं की दो बूंदें टपक कर नीचे गिर गई। आज वह कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। पंडित सुमन ने अपने पुत्र के मिले हुए सबूत को अपनी पत्नी को नहीं बताया। वे जानते थे कि राधा अपने इकलौते पुत्र को जान से बढ़कर चाहती थी। पंकज की हत्या की आशंका मात्र ही जानलेवा हो जाएगा। राधा ने उनसे देर से आने का कारण पूछा, जिसे उन्होंने झूठ बोलकर समझा दिया। रात गहराने लगी। दूर कहीं वीराने से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा की आंखें पुत्र की बाट खोजते खोजते पत्थर सी हो गई थी। उन्होंने आंख बंद कर लिया और कुछ सोचने लगी। आंख कब लग गई राधा को खबर नहीं, परंतु जो उन्होंने देखा वह बहुत भयावह था। उनका पुत्र पंकज किसी अनजान जगह पर खड़ा था। चारों तरफ गहरी घाटी थी। राधा अपने पुत्र को देखकर अति प्रसन्न होती है। वह उसको आवाज देती है, परंतु वह नहीं सुनता। वह दौड़कर उसके समीप जाना चाहती है, परंतु उसके पैरों को पता नहीं क्या होता है, जगह से उठते ही नहीं, जैसे शरीर में जान नहीं हो। अपनी मजबूरी देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी नजर ठाकुर त्रिलोकीनाथ के ऊपर जाती है, जो तेजी से पंकज की तरफ बढ़ रहा है। राधा को ठाकुर की नीयत ठीक नहीं लगी, अतः वह पूरी ताकत से पंकज की तरफ बढ़ती है। तब तक ठाकुर पंकज के समीप पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पंकज मुड़कर ठाकुर की तरफ देखता है। उसी समय ठाकुर पंकज के पेट में छुरा घोंप देता है। पंकज जोर जोर से मां मां की आवाज लगाता है। राधा भी अपनी पूरी ताकत से पंकज पंकज चिल्लाती है। राधा, राधा, राधा। समन पंडित राधा को झकझोर कर नींद से जगाते हैं। राधा अपनी आंख खोल कर देखती है, लेकिन भय और घबराहट के कारण श्वेत चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ राधा? पंडित को पता चल गया कि राधा ने कोई भयानक सपना देखा है। उसने मेरे बेटे का खून कर दिया, राधा ने थर थर कांपते हुए जवाब दिया। किसने मार दिया राधा? कौन था वो? पंडित हैरान होकर बोले। बड़े ठाकुर ने, राधा रोते हुए बोली। और राधा ने पंडित को पूरी कहानी सुना दी। पंडित के चेहरे पर कितने भाव आए और गए, जैसे पानी के अंदर तरंग। राधा उनके चेहरे पर आते जाते भावों को नहीं पढ़ पाई। इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह अभी अभी थाने पहुंचे थे और चाय की चुस्की के साथ अखबार के पन्ने पलटते हुए सामने खड़े संतरी को आवाज लगाए। सिन्हा जी आए क्या? नहीं सर, अभी नहीं आए। अच्छा, वे जैसे आएंगे उन्हें मेरे पास भेजो, सत्य प्रकाश ने आदेश दिया। संतरी ने जी सर कहा और चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र के अधिकारी ने कैबिन में प्रवेश किया। उम्र करीब 55 साल, खिचड़े बाल और भौं सफेद लिए हुए बड़ी मूछें। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर ने एक नजर अधिकारी पर डाला और इशारों में बैठने के लिए कहा। आने वाले अधिकारी राकेश सिंह थे, जो सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। अनुभव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। 2 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर सिंह ने चुप्पी तोड़ी। सिन्हा जी, हल्के का क्या समाचार है? सर, सब ठीक है, लेकिन क्या? सुना है सुमन पंडित का लड़का कुछ दिनों से गायब है। पंडित ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। यार सिन्हा जी,
भाग गया होगा किसी छोकरी के साथ। आजकल के जमाने में कोई नई बात नहीं, आ जाएगा कुछ दिन मौज मस्ती करके। इंस्पेक्टर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। सर, लेकिन मैंने सुना है उसका चक्कर ठाकुर की बेटी के साथ था। जिस दिन से पंडित का बेटा गायब है, तभी से ठाकुर की बेटी भी गायब है। क्या बोला? ठाकुर की बेटी शालिनी? इंस्पेक्टर हैरान होकर बोले। जी सर, सुनने में यही आया है, बाकी तो हवेली में ही राज छुपा होगा। सिन्हा इंस्पेक्टर सिंह के पास झुककर धीरे से बुदबुदाया। तभी संतरी ने कैबिन में प्रवेश किया। सर, बाहर कोई पंडित सा दिखने वाला आदमी आपसे मिलने की जिद कर रहा है। संतरी एक सांस में बोल गया। जा भेज दे उसे। इंस्पेक्टर सिंह ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला। हालांकि उस व्यक्ति का खलल डालना उसे अच्छा नहीं लगा था। एक दुबले पतले व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश का ध्यान आगंतुक पर केंद्रित हो जाता है। आगंतुक के मुखमंडल पर पीड़ा के भाव। उसने इंस्पेक्टर के समक्ष हाथ जोड़ दिए। कहो क्या बात है साहब, मेरा बेटा कई दिनों से गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है। व्यक्ति का गला भर्राया हुआ था। सत्य प्रकाश के कुछ बोलने से पहले सब इंस्पेक्टर सिन्हा बोल पड़ा। पंडित। सुमन पंडित ने मुड़कर पीछे देखा। नमस्कार बाबूजी। पंडित, तुम्हारा बेटा कैसे लापता हो गया? बाबूजी, घर से स्कूल के लिए निकला था, फिर वापस नहीं आया। सुमन पंडित के आंखों से अश्रुधार फूट पड़ा। घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें तुम्हारी कहानी पता चल गई है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि उसका अपहरण हुआ है या वह खुद घर छोड़ कर गया है? इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने पंडित की आंखों में झांकते हुए पूछा, जैसे वे पंडित से सच जानने का प्रयास कर रहे थे। माई बाप, कृपया करके मेरे बेटे पर गलत आरोप मत लगाइए। मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे पूरा विश्वास है। पंडित ने अतीत में देखते हुए कहा। ठीक है, आप बाहर बैठिए, पहले आपका रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा। कहने के पश्चात सत्यप्रकाश ने टेबल पर पड़ी घंटी को बजा दिया। जी सर। संतरी पुनः हाजिर हुआ। इनको ऑफिस में ले जाओ और इनका रिपोर्ट लिखवा दो। मुंशी जी से बोलो कि रिपोर्ट लिखने के बाद ठाकुर की हवेली चलने की तैयारी करें, और हाँ, शक के बिना पर ठाकुर का नाम रिपोर्ट में जरूर होना चाहिए। सत्यप्रकाश ने अपनी मूछ पर ताव फेरते हुए सिन्हा की ओर देखकर अपनी एक आंख को दबा दिया। सब इंस्पेक्टर सिन्हा मुस्कुरा कर रह गए। रात गहराने लगी थी। आलोक सिंह आराम कुर्सी पर अध लेटे हुए झपकी ले रहे थे। आलोक सिंह कमरे में अकेले थे। दूसरे कमरे में त्रिलोकीनाथ सिंह अपनी पत्नी के साथ शालिनी के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। शालिनी अपने कक्ष में पेट के बल लेटी हुई कुछ सोच रही थी। बाहर से दरवाजा बंद था। हवेली के ड्योढ़ी पर जल रहा लैंप सामान्य स्थिति में जलकर अंधेरे को चैलेंज कर रहा था। आलोक सिंह को लगा जैसे कोई पास खड़ा हो। उन्होंने आंखें खोलकर देखा और उनकी चीख निकल गई। सामने पंकज की लाश पड़ी हुई थी, खून और मिट्टी से लिपटी हुई। दोनों आंखें बाहर से लटक रही थी। लाश से सड़े मांस का दुर्गंध आ रही थी। आलोक सिंह को गश आने लगा, नाड़ियों में रक्त थमने लगा। उनकी आवाज सुनकर उनके माता पिता जब तक आलोक के कमरे में पहुंचते, तब तक आलोक बेहोश होकर लाश पर गिर गए। आलोक, आलोक, बेटा आलोक, आंखें खोलो। रुक्मणी सिंह रोते हुए बेटे को हिला रही थी। त्रिलोकीनाथ सिंह भी बेटे को बेहोशी से उबारने का प्रयास कर रहे थे। काफी मशक्कत के उपरांत आलोक ने अपनी आंख खोल दी, लेकिन घबराहट में मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। कपड़ा खून और बदबूदार रक्त से सना हुआ था। रुक्मणी और त्रिलोकीनाथ ने अपनी नाक हथेली से ढक लिया। इतनी भयानक बदबू की सहना मुश्किल। क्या हुआ आलोक बेटा?
ये क्या हुआ? त्रिलोकीनाथ घबराते हुए बोले। पापा, पंकज की लाश। आलोक रोते हुए बोला। क्या हुआ पंकज की लाश को? वह यहाँ रखा हुआ था। क्या? हाँ पापा, यहाँ रखा हुआ था। तुम पागल हो गए हो आलोक, उसको तो हमने जमीन में गाड़ दिया था। कहते हुए त्रिलोकीनाथ की नजरें आलोक के बिस्तर पर गई और उनके मुख से एक डरावनी चीख निकल गई। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।